मॉर्निंग क्लास। देखिए इससे पहले वाले क्लास में हम लोग संबंध फलन के बारे में एक डेमो बताया गया था। मतलब संबंध फलन के बारे में हम बताए थे कि संबंध फलन होता क्या है, उसके बारे में आपको बता दिया गया था कि सेट क्या होता है, यानी समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, परिमित समुच्चय क्या होते हैं, एकल समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दिया गया था कि जो समुच्चय होता है उसे रिप्रेजेंट करने की कितनी विधियां होती हैं, यानी कितने तरीके से समुच्चय को जो है लिखा जा सकता है। उसको आपको बताया गया था कि एक विधि जो होती है उसे हम रोस्टर या तालिका विधि कहते हैं, और एक जो विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुण विधि कहते हैं। यानी अगर कोई क्रम दिया गया है, अगर हम उसे हम संख्या या अंक के रूप में अगर लिखते हैं तो कौन सी विधि थी, रोस्टर या तालिका विधि थी। जब उनकी किसी विशेष गुण के आधार पर अगर उन्हें हम जो वेरिएबल्स के रूप में लिखते थे, मतलब चर राशि के रूप में लिखते थे, तो कौन सी विधि थी हमारी, तो वो गुण विधि थी। आपको आगे बता दिया गया था कि क्रमित युग्म क्या होते हैं, और उसके बाद आपको बताया गया था कि क्रमित युग्म के बाद कि जो हमारे कार्तीय गुणन होते हैं, यानी कार्तीय गुणन किसे कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग कार्तीय गुणन वो क्रमित युग्म पढ़ लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिए थे। कार्तीय गुणन एक बार फिर से हम समझा देते हैं और होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा कार्तीय गुणन, ध्यान से देखिए, उनका टॉपिक है कार्तीय गुणन, ध्यान दीजिएगा। कार्तीय गुणन मतलब कॉर्शियल प्रोडक्ट। कॉर्शियल प्रोडक्ट होता क्या है, कार्तीय गुणन है क्या। ठीक है। आपको बता दिया गया था कि यदि ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो, यदि ए व बी दो समुच्चय हो, दो सेट हैं जिसमें ए बराबर कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं, जैसे मान लीजिएगा कि 1 2 3, और बी बराबर तथा बी बराबर कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं, जैसे ए बी। बी बराबर एलिमेंट्स क्या लिए गए हैं, ए कामा बी लिए गए हैं। तो आपको बताया गया था कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी, ये आपको बताया गया था कि इसका क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, और जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो किससे बिलोंग करेगा, तो सेट बी से। यानी पहला अवयव किसका लिया जाएगा, ए का, और दूसरा अवयव किसका लिया जाएगा, बी का। तो यानी पहला अवयव हमारा क्या मिलेगा, ए, और कामा दूसरा क्या मिल जाएगा, ए। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 1 कामा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा, 2 कामा ए हो जाएगा। उसके बाद 2 कामा बी। इसी प्रकार से 3 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 कामा ए, और फिर क्या हो जाएगा, 3 कामा बी हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला, ए क्रॉस बी, यानी कॉर्शियल प्रोडक्ट। सेट ए व बी का क्या निकल गया, कार्तीय गुणन निकल गया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसका बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर हम बी क्रॉस ए, तो जो बी क्रॉस ए होगा उसमें अब पहला जो अवयव होगा वह किससे लिया जाएगा, बी से, और दूसरा अवयव किसका होगा, ए का होगा। तो पहला अवयव बी से लिया जाएगा, तो पहला अवयव क्या मिलेगा, ए कामा ए, फिर क्या मिलेगा, ए कामा 2, फिर क्या मिल जाएगा, ए कामा 3। इसी प्रकार से अगर बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी कामा 1, फिर क्या मिलेगा, बी कामा 2, और फिर क्या मिलेगा, बी कामा 3 मिलेगा। समझ में आई बात। अब आपको जो एक कार्तीय गुणन की कुछ प्रॉपर्टीज जो बताई गई थी, क्या बताई गई थी, पहली प्रॉपर्टी, इसके जो प्रगुण थे, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें आपको बताया गया था पहली प्रॉपर्टीज। ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज में क्या बताया गया था कि जो ए क्रॉस बी होता है यह कभी भी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, बताया गया था। यानी ए क्रॉस बी का जो कार्तीय गुणन होगा वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। यहीं पर देख लीजिएगा, ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट्स हमारा क्या मिला है, 1 कामा ए, जबकि यहाँ पर बी क्रॉस ए का एलिमेंट्स क्या है, ए कामा 1 है कि नहीं। तो कभी भी जो ए क्रॉस बी होता है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। दूसरी चीज आपको बताई गई थी इसमें कि यदि, ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज में आपको बताया गया था कि यदि मान लीजिएगा कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी अगर यह बराबर फाई है, क्या हो जाता है, फाई, फाई मतलब जो है रिक्त समूह। तो यदि यह तभी संभव है यदि ए का मान बराबर क्या हो जाए, फाई, और यह बी बराबर ये भी क्या हो जाए, हमारा मान फाई हो जाए। जब ये दोनों हमारे रिक्त समुच्चय हो जाएंगे तभी उसका जो कॉर्शियल प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि ए बराबर कुछ एलिमेंट्स हमें है ही नहीं, ए बराबर मान लीजिए कि ये फाई हमारा एलिमेंट्स हो गया, और बी बराबर भी कितना हो गया, फाई हो गया। अब इसका अगर ए क्रॉस बी आप फाइंड करोगे तो कोई भी तो अवयव है ही नहीं, तो इसका ए क्रॉस बी भी क्या होगा, रिक्त ही होगा। और रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। यानी ए क्रॉस बी इसका क्या प्राप्त हो गया, तो फाई प्राप्त हो गया, मतलब रिक्त समुच्चय प्राप्त हो गया। समझ में आ रही बात।
तो ए क्रॉस बी जो है रिक्त समुच्चय तभी हो सकता है जब दिए गए जो हमारे समुच्चय हैं वो कैसे हों, रिक्त हो जाएं। दूसरा है कि यदि ए क्रॉस बी अगर ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, तो रिक्त कब नहीं होंगे, जब ए या बी जो दोनों सेट हैं ये जो है रिक्त सेट न हो। समझ में आ रही बात। तो ये आपको तीन प्रॉपर्टीज जो है क्रॉस कार्तीय गुणन की याद होनी चाहिए। ठीक है, ए क्रॉस बी कभी भी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। दूसरा कि ए क्रॉस बी जो है ए बराबर किसके होता है, फाइव के। ये तभी संभव है यदि ए बराबर भी हो किसके, फाइव के, और बी बराबर या बी बराबर कितना हो जाए, फाइव हो जाए। ठीक है, तो ये जो है कार्तीय गुणन के बारे में है जो पिछले वीडियो में बताया गया था। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है कि संबंध क्या होता है। ठीक है, तो संबंध जो है ऐसा प्रारूप होता है जो ए क्रॉस बी का प्राय क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। आपको उपसमुच्चय बताया गया था कि यदि उपसमुच्चय, यदि ए व बी दो उपसमुच्चय हैं तो वह तभी हो सकते हैं जब ए के सभी अवयव किस में हो जाए, बी में हो जाए। जैसे देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिएगा, आपको इसमें समझा देते हैं। देखिए, आपको बताया गया था कि जो संबंध होता है यानी जो रिलेशन होता है, जो आर होता है, आर जो रिलेशन होता है, यह प्रायः दिए गए ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी मतलब ए बी का जो कार्तीय गुणन होता है उसका ये क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, उपसमुच्चय। जो संबंध होता है वह ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अब उपसमुच्चय था क्या, तो उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि ए व बी दो अवयव हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि यदि ए व बी दो अवयव हों, या मान लीजिए दो सेट हैं, दो हमारे क्या है, सेट है। तो जिसमें ए बराबर एलिमेंट्स जैसे मान लिया गया, दे दिया गया ए बी व सी दे दिया गया। ए बी कामा क्या हो गया हमारा, सी हो गया। और बी बराबर जो सेट हो गया उसमें हो गया ए बी सी और क्या हो गया, डी हो गया। ध्यान से देखिएगा, ए के सभी अवयव यानी ए बी सी बी में उपस्थित हैं, ए बी सी है कि नहीं। तो यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं तो हम कहेंगे कि जो ए है यह जो है सबसेट है किसका है, बी का। यानी ए जो है वह बी का क्या है, उपसमुच्चय है। क्या है मुन्ना, उपसमुच्चय। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि यही उल्टा ऐसे कर दिया जाए कि यदि ए बराबर बी कितना हो जाए, ए बी सी हो जाए, और जो बी सेट है इसके भी एलिमेंट्स क्या मिल जाए, ए बी व सी हो जाए। अब ध्यान देखिएगा, इसमें भी एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी सी। इसमें भी एलिमेंट्स कौन से, ए बी सी। तो हम कह सकते हैं कि ए के सभी एलिमेंट्स किस में है, बी में। तो कह सकते हैं कि ए जो है यह जो है उपसमुच्चय है किसका, बी का। क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स ए बी सी, इसके भी एलिमेंट्स ए बी सी, तो कह सकते हैं कि ए जो है ये बराबर भी होगा किसके, बी के। या ये भी कहा जा सकता है जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं तो ए उपसमुच्चय बी का है, तो बी के भी तो सभी एलिमेंट्स में हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है ये भी उपसमुच्चय किसका, ए का। समझ में आ रही बात। यदि ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं तो ए किसका समुच्चय हो गया, बी का। और जब बी के सभी एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं तो बी भी जो है उपसमुच्चय हो गया किसका, ए का हो गया। समझ में आ रही बात। तो उपसमुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं तो कह सकते हैं कि ए जो है वह सबसेट होता है किसका, बी का। यानी जो ए होता है वह उपसमुच्चय होता है किसका, उपसमुच्चय होता है तो बी का होता है। अब हमारा रिलेशन संबंध क्या कर रहा है कि जो रिलेशन होता है वह ए क्रॉस बी का जो है क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए हमें समझना है, जैसे मान लीजिए कह देंगे, ध्यान से देखिएगा, इसी पर हम समझाते हैं आपको। अगर कह दें हम कि एक रिलेशन आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, एक कोई रिलेशन दिया गया है, आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि एक R1 रिलेशन है और एक आपका R2 रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे R1 जो रिलेशन है उसमें एलिमेंट्स देंगे, जैसे मान लीजिएगा 1 कामा ए, 2 कामा ए, मान लीजिए 2 कामा 2। इसके एलिमेंट्स दिए गए 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा ए, ये हमारे दिए गए। समझ में आ रही बात। अब ध्यान दीजिएगा इन सबको। अगर जो है R1 व R2 दो संबंध इस प्रकार से हैं तो आपको पहले बताएगा कि अगर ये फलन हमारे संबंध अगर दिए गए हैं तो जहाँ R जो है यह जो है उपसमुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिखा है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1 कामा ए, 1 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा ए, और 3 कामा क्या है हमारी बी है, जो ए व बी का कार्तीय गुणन है। आपको बताया गया है, पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो रिलेशन है आपको बताया कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय का मतलब
कि जो आर रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो कार्तीय गुणन होंगे या जो क्रमित युग्म होंगे, ये सभी जो है एलिमेंट्स किस में मिलने चाहिए, ए क्रॉस बी में मिलने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है अगर ये रिलेशन में, यानी लिखेंगे चूंकि R1 रिलेशन यानी संबंध, R1 यानी रिलेशन यानी संबंध R में तभी होगा जब R के क्रमित युग्म, R के जो क्रमित युग्म है, ठीक है, क्रमित युग्म ए क्रॉस बी में उपस्थित हो, यानी ए क्रॉस बी में क्या हो, उपस्थित हो। ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि R1 जो है अगर ये संबंध रखता है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में उपस्थित होने चाहिए, ए क्रॉस बी में। भाई जब इसके एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में उपस्थित होंगे तभी तो जो फलन है, जो संबंध है, वो हमारा ए क्रॉस बी का जो है उपसमुच्चय होगा। तो देखिए R1 के एलिमेंट्स कौन है, 1 कामा ए मिल रहा है, 2 कामा ए भी मिल रहा है, 2 कामा 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब दिए गए फलन के जो क्रमित युग्म है अगर ए क्रॉस बी में उपस्थित नहीं है, अर्थात जो R1 है वह इसका फलन नहीं है, समझ में आ रही बात। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे R2 में लिखा गया है 1 कामा ए, तो देखिए 1 कामा ए भी मिल रहा है, 2 कामा बी, 2 कामा बी भी मिल रहा है, 3 कामा ए, तो 3 कामा ए भी मिल रहा है कि नहीं। यानी R2 के जो क्रमित के जो एलिमेंट्स लिए गए वो सभी एलिमेंट्स किस में मिल रहे हैं, ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो R2 है यह उप समुच्चय किसका, ए क्रॉस बी का, और जब यह उप समुच्चय होगा तो यह संबंध में होगा। ये किस में होगा मुन्ना, संबंध में होगा। समझ में आ रही बात, ठीक। तो अगर कोई रिलेशन या कोई संबंध दिया गया है, अगर उसके जो क्रमित युग्म है यदि वह ए क्रॉस बी में उपस्थित होंगे तभी वह रिलेशन में होगा, और यदि उसके अवयव क्रमित युग्म अगर उसमें उपस्थित नहीं होंगे तो वह कभी भी उसमें उपस्थित या उसके रिलेशन में नहीं होगा। जैसे R1 के जो क्रमित युग्म थे 1 कामा ए, 2 कामा ए, 2 कामा 2, ये जो एलिमेंट्स थे वो किस में उपस्थित थे, ए क्रॉस बी में उपस्थित नहीं थे, अर्थात ये रिलेशन में नहीं था, यानी ये इसका संबंध नहीं था। जबकि R2 के जो एलिमेंट्स थे 1 कामा ए, 2 कामा बी और 3 कामा ए, ये सारे एलिमेंट्स किस में उपस्थित थे, ए क्रॉस बी में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो R2 होगा वो इसके संबंध में होगा या इसका संबंध पाया जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि आखिर जो संबंध होता है इसमें और क्या चीज़ होती है। तो देखिए संबंध के जो दूसरे प्रारूप हैं, जैसे मान लीजिएगा उसमें पूछता है कि व्युत्क्रम संबंध, क्या पूछता है, व्युत्क्रम संबंध। देखिए ध्यान से, व्युत्क्रम संबंध इसको हम इरेज करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करके हम आपको बताते हैं कि व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए देखिए व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। व्युत्क्रम संबंध, ध्यान से देखिए, व्युत्क्रम संबंध देखिए व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। देखिए समझ, देखिए व्युत्क्रम संबंध होता क्या है, यदि R कोई फलन का संबंध है तो R का व्युत्क्रम क्या होगा, R का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/R। भाई R का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/R होगा। R को ऊपर लेकर अगर जाएंगे तो इसके पावर जो, अगर हम 1 पढ़ते हैं तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इनवर्स। यानी R जो इनवर्स अगर होता है, इसी R इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, R इनवर्स को ही हम व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। यानी अगर कहीं हमें अगर व्युत्क्रम संबंध की बात करेगा, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, R इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बाबू, तो R इनवर्स फाइंड आउट करना है। भाई R कोई अगर संबंध है हमारा तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा 1/R। इसकी पावर कितनी होगी, एक। आप जानते हैं कि भिन्न की किसी भी चीज़ को अगर अंश से हम हर में लेकर जाते हैं या हर से हम अंश में लाते हैं तो जो उनके पावर, जो घात के चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। प्लस है तो जाकर किस में हो गया, माइनस में, और माइनस हो तो आकर किस में हो जाता है, प्लस में। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम संबंध हो गया। अब देखिए जैसे कहा जाएगा कि यदि कोई संबंध इस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि माना कोई संबंध R, ध्यान से देखिए, जैसे माना
जैसे मान लीजिए माना कोई आर एक संबंध हमें दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि आर कोई संबंध हमें दिया गया है, जैसे मान लीजिएगा जैसे लिखा गया है, मान लीजिए 1,2 1,3, जैसे मान लीजिए फिर 2,2, फिर है 2,3, फिर मान लीजिए 3,2 और फिर है 3,3। ध्यान दीजिए ये हमारा आर कोई संबंध हमें दिया गया है, समझ में आ रही बात? ठीक है, ये हमारा कोई एक संबंध दिया गया है, तो इसमें इसका हमें क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम संबंध। क्या ज्ञात करना है? तो व्युत्क्रम संबंध। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हमें व्युत्क्रम संबंध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू? व्युत्क्रम संबंध। तो व्युत्क्रम संबंध का मतलब अभी आपको बताएं कि आर है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है? आर इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आर इनवर्स होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, व्युत्क्रम अवयव जो होते हैं वो दिए गए क्रमित युग्मों के जो अवयव होते हैं, जो उसके घटक होते हैं, उनको बदल देते हैं। बदलने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिएगा कि 1,2 दिया गया है, 1, क्या दिया गया है? 2। तो जो 1,2 है इसके घटक बदल जाएंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 2,1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1,3 जो है इसके घटक क्या हो जाएंगे? 3,1 हो जाएगा। 2,2 है तो इसको उल्टा भी करेंगे तभी 2, क्या होगा? 2। भाई इसको पहले लिखेंगे उसके बाद में तभी क्या आएगा? 2,2 आएगा। लेकिन अगर 2,3 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये 3, कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3,2 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा। और 3,3 का व्युत्क्रम क्या होगा भाई? 3,3 ही होगा। समझ में आ रही बात? तो जो व्युत्क्रम जो संबंध होता है, जो आर इनवर्स होता है, ये क्या होता है? दिए गए जो हमारे रिलेशन होते हैं, जो संबंध होता है, उसके जो घटक होते हैं उनके अवयव को या स्थान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यानी कि इसमें अगर ध्यान दीजिएगा, रिलेशन में जो प्रथम घटक था वो हमारा कौन सा था? एक था। एक हमारा कौन सा था? प्रथम घटक। तो इसमें आकर जो एक है वो कौन सा घटक बन गया? द्वितीय घटक बना कि नहीं? और जो द्वितीय घटक था उसमें आकर क्या बन गया? प्रथम घटक। समझ में आ रही बात? तो अगर किसी भी संबंध के अगर जो अवयव घटक के स्थान को अगर बदल देते हैं तो उसे प्राप्त जो संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? हम व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप देखिए, अगर रिलेशन दिया है तो व्युत्क्रम संबंध अगर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आप व्युत्क्रम जो है संबंध आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसमें से कि आखिर जो व्युत्क्रम संबंध के अलावा भी अगर कुछ चीज़ें अगर फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलिए देखिए, अब मान लीजिएगा कि कोई अगर फलन दे देगा और उसमें अगर प्रांत व परिसर पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी फलन के प्रांत, परिसर और स्वप्रांत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रांत व परिसर आपको बताते हैं, फिर स्वप्रांत भी बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको। ठीक है, प्रांत व परिसर देख लीजिए पहले। प्रांत व परिसर ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या देख लेते हैं? प्रांत एवं परिसर, रेंज और डोमेन। प्रांत और परिसर, प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई संबंध, जैसे मान लीजिए माना एक संबंध, एक रिलेशन जो होगा यानी संबंध यानी आर, ए व बी में इस प्रकार परिभाषित है, बी में इस प्रकार परिभाषित है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, जहां आर बराबर, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन हमको दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन हमें दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया है कि 1,3, ध्यान दीजिएगा, 1,3, 1,6। समझ में? तो देखिए 1,3, 1,6, 2,1, 2,6, 3,6 ऐसे करके, जैसे मान लीजिए 1,3, 1,6, 2,3, 2,6, फिर मान लीजिए कि 3,6। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो है अगर मान लीजिए कोई संबंध हमारा इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको ए क्रॉस बी, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स दिए गए ये क्या होंगे? ए क्रॉस बी, जो रिलेशन आर जो होता है आपको बताया गया है कि जो आर होता है
यह जो उप समुच्चय होता है किसका होता है, ए क्रॉस पी का। किसका होता है, ए क्रॉस पी का होता है कि नहीं बच्चा। यानी दिए गए इसके सारे एलिमेंट्स किसमें उपस्थित होंगे, ए क्रॉस बी में उपस्थित होंगे। तो यहाँ से जो है सबसे पहले इसको मेरे से ध्यान दीजिएगा, हमारा संबंध हमें क्या दिया गया है। संबंध हमें दिया गया है कि आर जो है 1,3, 1,6, 2,3 और 2,6 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रांत और परिसर। तो ध्यान दीजिएगा प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्रांत, क्या लिख लेते हैं, प्रांत। ध्यान दीजिएगा पहले हम देख लेते हैं कि प्रांत क्या होता है, उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग कि परिसर किसे कहते हैं। प्रांत और परिसर ध्यान दीजिए, ये हमें दिए गए हैं, सबसे पहले पूछा है। तो देखिए प्रांत मतलब डोमेन होता क्या है। तो किसी भी संबंध में ध्यान दीजिएगा, किसी भी संबंध में, यानी संबंध जो आर होते हैं, संबंध आर के प्रथम घटक का जो समुच्चय होगा, प्रथम घटक का समुच्चय, प्रथम घटक का जो समुच्चय होता है, प्रथम घटक का समुच्चय जो होता है, समुच्चय को प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, प्रांत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा और दूसरा है कि रिलेशन के द्वितीय घटक के संबंध को, द्वितीय घटक के समुच्चय को, द्वितीय घटक के समुच्चय को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, हम परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है। अब प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या होते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है हम बताए थे कि जो क्रमित युग्म होते हैं उसके जो पहला एलिमेंट्स होता है उसे हम प्रथम घटक कहते हैं। यानी इसमें जो एक है यह प्रथम घटक है। एक कौन सा घटक है, तो प्रथम घटक, ध्यान से देखिएगा। और जो 3 है इसे कौन सा घटक माना जाएगा, द्वितीय घटक। क्या माना जाएगा, द्वितीय घटक। इसी प्रकार से इसमें एक प्रथम हो गया, 6 द्वितीय हो गया, 2 प्रथम हो गया, 3 द्वितीय हो गया, 2 प्रथम 6 द्वितीय, 3 प्रथम 6 द्वितीय। ठीक है। तो आर के जो है रिलेशन के जो प्रथम घटक का समुच्चय होगा, समुच्चय को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मझले ब्रैकेट्स में करते हैं। तो जो प्रथम घटक का समुच्चय है उसे क्या बोलते हैं, प्रांत। यानी डोमेन जो इसका आएगा उसमें प्रथम घटक कौन कौन से हो जाएंगे, 1, दूसरा क्या है कमा 2, और तीसरा क्या है घटक 3। क्योंकि आपको पता ही होगा कि समुच्चय में केवल एक अवयव को कितनी बार लिखा जाता है, केवल एक बार लिखा जाता है। यानी कि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हम इसको एक एक 2 बार लिखेंगे, नहीं। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो दोनों में से कितने बार लिखेंगे, केवल एक बार। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार। यहाँ भी क्या है 3। तो यानी जो 1, 2, 3 होंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मुन्ना, प्रांत कहलाएंगे। समझ में आई बात। अब कहा गया है कि जो रिलेशन जो आर होता है इसके जो द्वितीय घटक होते हैं, कौन से घटक होते हैं, द्वितीय घटक, उसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। यानी जो इसका परिसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो द्वितीय घटक। देखिए द्वितीय घटक यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 6। तो द्वितीय घटक एक हो गया 3 और एक क्या हो गया 6। यहाँ भी द्वितीय घटक 3 है ऑलरेडी लिखा है हमने, 6 है ऑलरेडी लिखा है, यहाँ भी 6 है, क्या क्या ऑलरेडी हमने लिख लिया है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। तो आपको प्रांत और परिसर समझ में आ गया होगा कि जो किसी रिलेशन का जो प्रथम घटक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रांत। और जो द्वितीय घटक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। क्या बोलते हैं मुन्ना, परिसर कहते हैं। ठीक है। तो आप जो है प्रांत और परिसर को अच्छे समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रांत और परिसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं कि रिलेशन में सप्रांत क्या होता है, उसमें जो प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए मिटाते हैं हम इसको। अब देखिएगा, अब हमें ज्ञात करना है कि प्रांत हो गया, अब सप्रांत होता क्या है और परिसर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रांत, सप्रांत और क्या हो गया, परिसर। अब इसमें जो किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिएगा प्रांत, ध्यान दीजिएगा प्रांत, सप्रांत एवं परिसर। अब इसमें 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है, प्रांत भी ज्ञात करना है, स्वप्रांत भी ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि 2 हमारे समुच्चय ए व बी इस प्रकार से, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा हो गया सेट ए और मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये हमारा हो गया सेट बी। ध्यान दीजिएगा, हमें जो है
ए व बी में रिलेशन बताना है, ए व बी में रिलेशन, और हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि ए में हमारे एलिमेंट्स थे 1, मान लीजिए 2, और यहाँ क्या था 3। ठीक है, इसमें हमारे एलिमेंट्स हो गए, जैसे मान लीजिए 1 का हो गया, जैसे मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हमारे हो गए, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, एक एलिमेंट्स हो गया 5। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हमें मान लीजिएगा कि सेट ए व बी हमारे दो समुच्चय दिए गए, एक जो है सेट हमारा कौन सा है, ए है, और एक हमारा सेट कौन सा हो गया, बी हो गया। सेट ए व बी में जो संबंध कुछ इस प्रकार से है कि ए का जो संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, और 3 का संबंध किससे है, 4 से। तो इसमें प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो समुच्चय ए के सभी अवयवों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको कि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव, जो भी अवयव हमारे होंगे, ठीक है, सभी अवयव को प्रांत कहते हैं, को क्या बोलेंगे हम, प्रांत कहेंगे। ठीक है, तो यानी जो सभी अवयव कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, समझ रही बात। तो जो 1, 2, 3 है, यही हमारे क्या कहलाएंगे, तो प्रांत कहला देंगे, समझ में आ रही बात। तो सेट ए के जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी अवयवों को या सभी एलिमेंट्सों को हम क्या बोलते हैं, प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तथा समुच्चय बी में प्रत्येक वह एलिमेंट्स जो ए का प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, प्रत्येक अवयव का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब है, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है मुन्ना, परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। अगर इसमें अगर परिसर अगर आपको फाइंड आउट करने होंगे तो परिसर क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। कहा है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जो ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो। जैसे 1 का प्रतिबिंब क्या मिल गया, 2, 2 का प्रतिबिंब क्या मिल गया, 3, और 3 का प्रतिबिंब क्या मिल गया, 4। क्या 5 किसी का प्रतिबिंब है, नहीं है। तो केवल प्रतिबिंब कौन कौन से अवयव मिले, 2, 3 और क्या मिल गया, 4। अर्थात परिसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और क्या मिल जाएगा, 4। जो 2, 3, 4 होंगे ये क्या कहलाएंगे हमारे, तो परिसर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मुन्ना, परिसर। अब जो लास्ट में पूछा गया है वो क्या है, हम लोग का सहप्रांत क्या होता है, क्या होता है, तो सहप्रांत। तो ध्यान दीजिएगा, सहप्रांत, इसको हम अलग से बताते हैं आपको, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जो समुच्चय ए का प्रतिबिंब हो भी और नहीं भी हो, उन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सहप्रांत कहते हैं। देखिए समुच्चय बी का, ध्यान देखिए, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जो समुच्चय ए का प्रतिबिंब हो अथवा न हो, ठीक है, सहप्रांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। सहप्रांत कहलाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कि क्या कहा गया है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव यानी इसका हर एक वो अवयव जो समुच्चय ए का प्रतिबिंब यानी इसका प्रतिबिंब हो अथवा न हो,
होगा तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। समझ में आ रही बात? मतलब ये कहता है भैया हमने तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम हमारे साथ जुड़े हो तो भी ठीक है और नहीं जुड़े हो तो भी ठीक है। तो इसमें देखो एक से कौन जुड़ा हुआ है? दो, दो से क्या जुड़ा हुआ है? तीन, और तीन से क्या जुड़ा हुआ है? चार। पाँच को सब अकेले छोड़ दिए, तो पाँच कह रहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है चाहे तुम मेरे साथ जुड़ो या फिर न जुड़ो। तो कह रहा है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जो समुच्चय ए का प्रतिबिंब हो अथवा न हो, वो सभी समुच्चय क्या कहलाएंगे? अवयव क्या कहलाते हैं? सहप्रांत कहलाते हैं। तो इसका जो सहप्रांत निकलेगा, यानी जो सहप्रांत होगा वो क्या क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा। पहले जो प्रतिबिंब है, कौन कौन से प्रतिबिंब है? तो दो, दूसरा कौन हो गया? तीन, और कौन हो गया? चार, और कौन प्रतिबिंब नहीं है? पांच। तो ये जो दो, तीन, चार, पांच हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? सहप्रांत। और समुच्चय ए के जो अवयव थे वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रांत। तथा समुच्चय बी का हर एक अवयव जो ए का प्रतिबिंब होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिसर। क्या बोलते हैं मुन्ना? परिसर। तो अब आपसे अगर कोई अगर प्रांत पूछे, सहप्रांत पूछे और अगर परिसर पूछे तो आप बता सकते हैं कि नहीं मुन्ना? बता लेंगे? ठीक है। चलिए एक हम आपको क्वेश्चंस बना कर देते हैं, आप सभी लोग जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके जो है कमेंट्स में बताइएगा कि इसका प्रांत कितना होगा, सहप्रांत कितना होगा और इसका परिसर कितना होगा। ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन बना कर दे देते हैं, आप हमको बताइएगा। ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में कोई डाउट्स न रहे आपके लिए। ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, देखिए आपको प्रांत व स्वप्रांत व परिसर बताने हैं। देखिए दो रिलेशन हम दे दे रहे हैं। ठीक है। एक रिलेशन हमारा यहाँ पर ए दिया है, ये हमारा रिलेशन ए हो गया, और ये हमारा जो है बी सेट हो गया, और ए से बी में जो है रिलेशन इस प्रकार का दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन इस प्रकार से है। इसमें एलिमेंट्स हमारे जैसे मान लीजिएगा कि दो, तीन, पाँच, दो, तीन, चार, पाँच। इसके एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कि चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये हमारी संख्या दी गई है। ठीक है। सात, आठ, नौ। आपको इन दोनों में आपको जो है प्रांत बताने हैं कि प्रांत क्या होगा, दूसरा आपको बताना है कि सहप्रांत कितना होगा, और आपको बताना है कि इनमें परिसर कितना होगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये तीनों चीजें जो है फाइंड आउट करनी है। प्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा, और क्या होगा? परिसर किसे कहेंगे। ठीक है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप जो है इसको सॉल्व करके ज़रूर बताएं कि दिए गए जो हमारे समुच्चय ए और बी में जो रिलेशन आर दिया गया है उसमें जो है प्रांत के अवयव कौन कितने होंगे, सहप्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। ठीक है। ये आपको जो है सॉल्व करके बताने हैं। ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो संबंध, अब तक हम लोग पढ़े हैं कि संबंध होते क्या हैं और संबंधों के अंदर की जो है प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, अगर जो रिलेशंस दिया गया है उसके व्युत्क्रम संबंध कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है। तो हम जो है अब संबंध के बारे में काफ़ी कुछ हद तक जो है हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वह है संबंध के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है। तो अब चलिए संबंध के प्रकार जो है हम लोग अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक आप जो इस वीडियो में जो चीज़ें बता दी गई हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है। ओके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप जो इसका आंसर देना ना भूलें। ठीक है। चलिए तब तक अच्छे से स्टडी करते रहिए। ठीक है। चलिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।